नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी खैरे सर आपल्या यूट्यूब चॅनलवर स्वागत करतो। आज आपण येत्या 4 तारखेला म्हणजे 4 मार्चला इयत्ता 10वीचा होणारा पेपर हिंदी विषय या विषयाचं सेशन आज आपण घेणार आहोत। या सेशनमध्ये सेशन विभाग 1 आणि विभाग 2 असे दोन्ही सेशन आपण हिंदीचे आज घेणार आहोत। आणि या सेशनसाठी आपण खास विषय शिक्षक, विषय तज्ञ असे मार्गदर्शक श्रीमती दिवेकर मॅडम यांना आमंत्रित केलेलं आहे आणि आपल्या यूट्यूब चॅनलवर त्यांनी आपल्या विनंतीला मान देऊन उपस्थित झालेले आहेत। आपल्या एज्यू शॉपचे वैशिष्ट्य जे आहेत की आपण तज्ञ शिक्षक व वेल क्वालिफाईड शिक्षक बोलवत असतो आणि ज्या विषयामध्ये विषय सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आहे असे शिक्षक आपण आपल्या एज्यू शॉपवर बोलत असतो। आजचे जे शिक्षिका आहेत त्या हिंदी स्पेशलिस्ट आहेत। तर चला आपण बघूया त्यांचं हे सेशन। तत्पूर्वी आपला एज्यू शॉप ऑनलाईन क्लासेसच्या सर्व विद्यार्थ्यांना PDF त्याचप्रमाणे सर्व अभ्यास आपण अपलोड करणार आहोत। तो अभ्यासून जा, तो एकदा रिव्हिजन करून जा आणि येत्या 4 तारखेला होणारा तुमचा हिंदी विषयाच्या पेपरसाठी तुम्हा सर्वांना शुभेच्छा। बेस्ट ऑफ लक। चांगल्या प्रकारे पेपर सोडवा, पेपरला सामोरे जाताना आत्मविश्वासाने जा आणि हिंदी विषयामध्ये चांगल्या प्रकारे मार्क मिळवा। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम है कल्पना अशोक दिवेकर। मेरा क्वालिफिकेशन है BA BEd और मेरा स्पेशल सब्जेक्ट है हिंदी। तो आज हम हिंदी विषय पर चर्चा करेंगे। आज मुझे YouTube चैनल पर और एज्यू शॉप जो हमारे खैरे सर चलाते हैं उन पर मुझे आमंत्रित किया गया है। 4 फरवरी को होने वाले हिंदी विषय के पेपर के बारे में उसके कुछ महत्वपूर्ण विषय है जो उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। चलो छात्रों, बढ़ते हैं हिंदी विषय के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर। तो सबसे पहले हमें 8 विभाग पर चर्चा करनी होगी। तो उसमें पहला आता है गद्य विभाग, दूसरा आता है पद्य विभाग, तीसरा आता है पूरक पठन, चौथा आता है शब्द संपदा, 5वां आता है व्याकरण, छठा आता है उपयोजित लेखन, 7वां आता है एग्जाम ट्रिप्स एंड स्ट्रेटेजी एंड 8वां आता है समापन। तो आज हम 8 विषयों पर, हर एक विषय पर बारीकाई से चर्चा करेंगे। तो चलते हैं पहला विभाग गद्य विभाग 1 गद्य विभाग। अब इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। पैसेज पर आधारित प्रश्न। तो पहले आपको क्या करना है, परीक्षा में जो भी पाठों में गद्यांश आएगा यानी पैसेज दिए जाते हैं, आपको उस गद्यांश को अच्छी तरह पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों को सोच समझकर बाद में आपको उत्तर लिखने हैं। ठीक है। उसके बाद आता है स्वमत। अब स्वमत का अर्थ क्या होता है, खुद का, अपने खुद का जो भी मन में विचार है उन विचारों को आपको उत्तर पत्रिका में प्रस्तुत करना है। जैसे कि पैसेज के अंत में 2 अंकों का एक स्वमत प्रश्न होता है, उसका उत्तर आपको अपने विचारों में लिखना है। तो पैसेज को अगर आप अच्छी तरह पढ़ते हो, सोच समझकर पढ़ते हो, तो आपको उत्तर देने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपको ये समझकर पढ़ना होगा, समझकर उत्तर लिखना होगा और उसी का और कम से कम शब्दों में उत्तर प्रभावित होना चाहिए और कम से कम शब्दों में होना चाहिए कि ताकि समझने वालों को भी प्रश्न का आशय और उसका उत्तर समझ में आ जाए। तो इस तरह आपका ये स्वमत का प्रश्न होता है कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब आते हैं उत्तर लेखन रणनीति की ओर। देखो यहाँ पर शब्द सीमा होती है, यानी 25 या 30 शब्द आपको 6 या 8 पंक्तियों में लिखने होते हैं। दूसरा है स्पष्ट मत। अपना जो भी मत है वो पूरी तरह स्पष्ट रूप में व्यक्त करना चाहिए, लिखना चाहिए। अब उसके बारे में मार्क्स किस प्रकार देते हैं, देखो पहला है मार्क किस प्रकार आते हैं। पहले मौलिक विचार, आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल, उसमें क्या होना चाहिए, सकारात्मकता होनी चाहिए और विषय में जुड़ाव होना चाहिए। हर जो भी आप अपने मत मानते हो या लिखते हो उसमें विषय संबंधित जुड़ाव रखना बहुत बहुत जरूरी है। ये बात आप पूरी तरह समझकर रखनी चाहिए, अपने दिमाग में रख लो। बढ़ते हैं स्वमत उत्तर कैसे लिखे। तो पहले है शुरुआत, सीधे मुद्दे पर आए। हाँ, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि, या मेरे विचार से जैसे वाक्यों से शुरुआत करें। अब समझ में आया शुरुआत कैसे करनी है। हाँ, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ओके, या मेरे विचार से जैसे वाक्यों से आपको शुरुआत करनी होगी।
अब दूसरा मुख्य भाग है मेन बॉडी। यहाँ पर क्या करना है आपको, अपने मत के समर्थन में 2 या 3 ठोस कारण देने होंगे। तर्क स्पष्ट और लॉजिकल होने चाहिए। क्योंकि का प्रयोग करें। अब इस मुख्य भाग में आपको क्योंकि शब्द का उपयोग करना होगा। अब तीसरा है निष्कर्ष। इसमें क्या होगा, एक छोटा सा उदाहरण आपको देना है। तथ्य दे या अंत में एक प्रेरणादायक पंक्ति में समापन करे या सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। ठीक है। अब देखो इस पे महत्वपूर्ण सुझाव क्या है, उसमें देखो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह होगी कि भाषा आपकी सरल स्पष्ट रखे, बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग करे, पैसेज की लाइनों पे कॉपी न करे, अपने शब्दों में लिखो। जो पैसेज में बार बार शब्द आते हैं उसे आप कॉपी नहीं करेंगे, यहाँ पर अपने खुद के शब्द होंगे। तीसरा है वर्तनी यानी स्पेलिंग और व्याकरण यानी ग्रामर की शुद्धता को आपको पूरी तरह ध्यान रखना होगा। उदाहरण के तौर पर, हाँ मैं इस कथन में सहमत हूँ कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। बिना मेहनत, इस पूरे भाग में सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण लेसन है, पाठ है रीढ़ की हड्डी। उसमें सबसे पूर्ण महत्व प्रश्न है स्वमत अभिव्यक्ति। तो देखते हैं प्रश्न, स्त्री शिक्षा का समाज के विकास में महत्व। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। आप देखो उत्तर की रूपरेखा किस प्रकार होगी। पहला आपको लिखना है दृष्टिकोण अपना स्पष्ट करना है आपको। दृष्टिकोण तय करें या शिक्षा सशक्तिकरण। दूसरा मुद्दा है 3 या 4 ठोस कारण आपको सोचने होंगे, जिस पर किस पर आधारित होंगे वो कारण। तो पहला है आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक। तीसरा है समापन यानी अंत में, समापन में समाज निर्माण पर जोर दे। आप देखो स्त्री शिक्षा केवल एक व्यक्ति की शिक्षा नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज की शिक्षा होती है। तो उसके आपके 4 मुद्दे आपको आपके दिमाग में रखने होंगे। आर्थिक विकास, जागरूकता, समानता, बेहतर भविष्य। नेक्स्ट रीढ़ की हड्डी प्रश्न क्रमांक 2, ये भी महत्वपूर्ण है। अब देखो दहेज प्रथा समाज के लिए एक कलंक या अभिशाप है। अपना इस विषय पर अपने मत स्पष्ट कीजिए। अब कैसे लिखोगे आप, उत्तर की रूपरेखा किस प्रकार होगी, ये बातें हम जानकारी क्लिप में देखेंगे। समस्या की गंभीरता यानी अभिशाप क्यों, समाज पर दुष्प्रभाव, हिंसा, आर्थिक बोझ, समाधान केंद्रित सकारात्मक समापन। दहेज एक सामाजिक बुराई है जो महिलाओं के लिए गरिमा और परिवार की आर्थिक स्थिति को नष्ट कर देती है। नाती अपमान, घरेलू हिंसा, आर्थिक शोषण, कानूनी अपराध। नेक्स्ट, अब इसी पाठ पर तीसरा प्रश्न देखेंगे। स्वमत अभिव्यक्ति कही है, बेटियां बोझ नहीं समाज का आधार है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। आप देखो उत्तर की रूपरेखा किस प्रकार होगी। नंबर 1, पुरानी रूढ़ियों का खंडन करें, बोझ वर्सेस आधार। नंबर 2, बेटियों की उपलब्धियों के सशक्त उदाहरण दे। निष्कर्ष, बेटियां परिवार और समाज की शक्ति है। बेटियां बोझ नहीं बल्कि समाज को संतुलित और मजबूत बनाने वाली एक आधारशिला है। उस विषय में आपको इन पूरे शब्दों को अपने उत्तर में रखना होगा। शिक्षा के अग्रगणी, पारिवारिक संबल, नेतृत्व क्षमता, संस्कृति वाहक। दूसरा पाठ है वहारे हमदर्द। यहाँ पर भी स्वमत अभिव्यक्ति आप देखेंगे। प्रश्न है विषय, मरीजों से मिलने जाते समय पाले जाने वाले शिष्टाचार। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। अब उत्तर की रूपरेखा किस प्रकार होगी, क्या करे और क्या ना करे की सूची। मरीज के आराम और स्वास्थ्य का सम्मान, महानुभूतिपूर्ण और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है महानुभूतिपूर्ण और सकारात्मक भेद। अस्पताल में शिष्टाचार का पालन करना मरीज के शीघ्र सक्षम होने में मदद करना और संवेदनशील दर्शाता है। पॉइंट देखो, सीमित समय, शांति बनाए रखे, स्वच्छता, हौसला बढ़ाए। इस प्रकार आपको आपके उत्तर में इन शब्दों का प्रयोग करना होगा। धन्यवाद। अब वहारे हमदर्द में दूसरा प्रश्न है, सहानुभूति का दिखावा करने वाले लोगों पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। अब इसमें आप क्या करेंगे, दिखावटी सहानुभूति अक्सर स्वार्थ से प्रेरित होती है जबकि सच्ची संवेदना निस्वार्थ और मददगार होती है। तो आपको इसमें नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करना होगा। निजी लाभ, दिखावा, अनावश्यक बातें, असहयोग।
व्यवहार्य हमदर्द पाठ से आधार पर ही तीसरा प्रश्न है, सोमत अभिव्यक्ति का ही है। हास्य व्यंग जीवन के तनाव को कम करता है, इस पर अपने मत लिखिए। अब देखो उत्तर लिखते समय आपको क्या ध्यान में रखना है, मुस्कान और हंसी जीवन की कठिन परिस्थितियों को आसान बना देती है। यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए औषधि के समान है। अब शब्दों को किन शब्दों का प्रयोग करेंगे आप, तनाव मुक्ति, सकारात्मकता, मनोबल वृद्धि, स्वास्थ्य लाभ। अगला पाठ हम देखेंगे गोवा, जैसे मैंने देखा। अब इसमें भी देखो सोमक अभिव्यक्ति किस प्रकार होगी, पर्यटन से होने वाले लाभ फायदे, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। अब अपने विचार किस प्रकार लिखेंगे, देखिए, पर्यटन केवल आर्थिक विकास का इंजन है, बल्कि यह सांस्कृतिक समझ और राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ाता है। और किन शब्दों का प्रयोग करेंगे, रोजगार वृद्धि, सांस्कृतिक मिलन, ढांचा मत विकास, विदेशी मुद्रा। नेक्स्ट, इसी पाठ पर आधारित दूसरा प्रश्न होगा, भारत का प्राकृतिक सौंदर्य अद्वितीय है, इस कथन पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। अब आपको किन बातों को ध्यान रखना होगा, भारत की प्रकृति केवल दृश्य नहीं बल्कि एक अनुभव है जो हर दिशा में बदलता है। भौगोलिक विविधता, ऋतुचक्र, जैव संपदा, सांस्कृतिक जुड़ाव। नेक्स्ट, अब इसी पाठ पर आधारित हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यात्रा हमें व्यवहारिक ज्ञान देती है, इस पर विचार लिखिए। अब विचार कैसे लिखेंगे, देखिए, यात्रा केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी पाठशाला है जो हमें व्यवहार कुशल बनाती है। अब किन शब्दों का प्रयोग करेंगे आप, संचार कौशल्य, योजना निर्माण, लचीलापन, सांस्कृतिक समझ। नेक्स्ट, बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, अगली पाठ की ओर, जिसका नाम है लक्ष्मी। देखते हैं सोमत अभिव्यक्ति किस प्रकार होगी। प्रश्न देखिए, पालतू प्राणियों के प्रति हमारी जिम्मेदारियां, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, देखो, पालतू जानवर मूक होते हैं, उनकी जरूरतों को समझना और पूरा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। अब आप किन शब्दों का प्रयोग करेंगे, उचित पोषण, चिकित्सा, सुरक्षा, स्नेह। नेक्स्ट, दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए, पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखना मनुष्य का परम धर्म है, स्पष्ट कीजिए। आप किस प्रकार आप स्पष्ट करेंगे, दया भाव ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है, बेजुबान की रक्षा करना हमारा नैतिक दायित्व है। अब आप किस प्रकार के अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसमें इन शब्दों का आपको प्रयोग करना होगा, संवेदना, सह अस्तित्व, सुरक्षा, मानवता। इसी पाठ पर आधारित तीसरा प्रश्न है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्वार्थ के लिए जानवरों का उपयोग करना अनुचित है, इस पर अपने मत लिखिए। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, देखो, जानवरों का शोषण केवल क्रूरता ही नहीं बल्कि मानवता के खिलाफ एक अपराध है। अब किन शब्दों का आपको प्रयोग करना होगा उत्तर लिखते समय, शोषण का विरोध, अधिकार, संवेदना, सह अस्तित्व। नेक्स्ट, चलो छात्रों बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर, जिसका नाम है श्रम साधना। यहाँ भी प्रश्न महत्व कौन सा है, सोमक अभिव्यक्ति। अब देखो प्रश्न क्या है, श्रम यानी हार्डवर्क ही सफलता की कुंजी है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। अब इस विषय पर लिखते समय आपको किन बातों को ध्यान में रखना है, चलो बढ़ते इसकी ओर। देखो, बिना श्रम के कोई मेहनत उपलब्धि हासिल नहीं होती, सतत प्रयास ही लक्ष्य प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। उत्तर लिखते समय आपको किन किन बातों को याद रखना है, अपने दिमाग में रखना है, देखो, कौशल्य विकास, अनुशासन, आत्मविश्वास, परिणाम। माझे शेर है। अगला प्रश्न है, शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम दोनों का अपना महत्व स्पष्ट कीजिए। अब आप उत्तर किस प्रकार जाएंगे आपका, देखो, जैसे शरीर के लिए हाथ और मस्तिष्क दोनों जरूरी है, वैसे ही समाज के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों श्रम अनिवार्य है। अब आपको किन मुद्दों को लिखते समय ध्यान में रखना है, शारीरिक नींव, मानसिक दिशा, समान या समग्र विकास, इन बातों को आपको ध्यान में रखकर लिखना है। नेक्स्ट, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, इतिहास के महान व्यक्तित्व अपनी प्रतिभा से ज्यादा अपने संघर्ष और श्रम के लिए जाने जाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखो, उनके सीखने वाले गुण कौन से, उत्तर लिखते से आपको ध्यान में रखना होगा, सतत प्रयास, लक्ष्य निर्धारण, विफलता से सीख, धैर्य और साहस। इन गुणों को आपको ध्यान में रखकर आपके उत्तर में उसे समायोजित करना होगा। अब बढ़ते दूसरा विभाग, जो पद्य विभाग है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। पद्य आकलन क्या है, पद्य विश्लेषण में
6 अंकों के लिए 5 बिंदु पूछे जाते हैं। आपको कविता के भाव और संदेश को अवश्य समझना आवश्यक है। सॉरी, देखते हैं अंक विभाजन। कवि का नाम, इस बात को जरूर ध्यान में रखना है आपको। विषय वस्तु और सबसे महत्वपूर्ण कविता से प्राप्त संदेश, 2 अंकों पर विशेष ध्यान दे। मुख्य बिंदु है कवि कवियत्री नाम सही लिखे। विषय कविता का मुख्य भाव है। आप बढ़ते हैं। 6 मार्क टोटल किस प्रकार हो गए? देखो, लिखते समय आपको क्या ध्यान में रखना है? भाषा शैली, विषय वस्तु, प्रेरणा संदेश, पसंदीदा पंक्ति। नेक्स्ट के उत्तर रणनीति की ओर। अब उत्तर कैसे लिखते हैं उसके बारे में आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है। कौन सी बातों को आप दिमाग में रखोगे? पहले देखो बिंदु संरचना यानी पॉइंट। अपने उत्तर को हमेशा बिंदुसार लिखे यानी पॉइंट अनुसार लिखे, उसमें स्पष्टता आती है और परीक्षक के लिए जांचना आसान होता है। सटीक उदाहरण यानी कविता की पंक्तियों का सही प्रयोग करें, इससे आपका उत्तर प्रभावशाली और प्रामाणिक बनता है। अब सफलता के महत्वपूर्ण सूत्र क्या हो गए? व्याकरण, अलंकार, छंद के सही नाम लिखे। संदेश में क्या होएगा? कविता के संदेश को दैनिक जीवन से जोड़े। आप देखो, उत्तर के पॉइंट लिखते समय आपको दिमाग में क्या पॉइंट रखने हैं? तो सही संरचना, संदेश, सटीक पंक्तियां, अलंकार, छंद, जीवन मूल्य। नेक्स्ट, पद्य विभाग में पहली कविता की ओर हम बढ़ते हैं, जिसका नाम है गिरधर नागर। संत मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवियत्री। इनके पदों में प्रेम, विरह और समर्पण का अनूठा संगम देखने को मिलता है। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं हैं मीरा पदावली, नरसिका, मायरा। आगे बढ़ते विषय भक्ति मार्ग। ठीक है, कविता के सगुण भक्ति के माध्यम से कवियत्री ने सगुण भक्ति के माध्यम से ईश्वर यानी श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त किया है। भाव, आत्मसमर्पण। सांसारिक मोह माया का त्याग करके सच्चे मन ईश्वर से शरण में जाने पर ईश्वर के शरण जाने के संदेश दिया गया है। प्रतीक, राम रतन धन। ईश्वर की भक्ति को सबसे अनमोल धन बताया गया है, जिससे कोई चुरा नहीं सकता और जो खर्च करने पर बढ़ता है। सॉरी भाव, आत्मसमर्पण। शारीरिक मोह माया का त्याग करके सच्चे मन से ईश्वर की शरण में जाने का संदेश दिया गया है। प्रतीक, राम रतन धन। ईश्वर की भक्ति को सबसे अनमोल धन बताया गया है, जिसे कोई चोर नहीं चुरा सकता है और जो खर्च करने पर बढ़ता है। नेक्स्ट बढ़ते पद्य विश्लेषण की ओर। गिरधर नागर, यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है? काव्य सौंदर्य एवं विशेषताएं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है भाषा शैली। अब भाषा शैली में आपको किन किन बातों को याद रखना है? देखो, भाषा कौन सी है इसमें? गिरधर नागर में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा अत्यंत सरल, सहज और भावपूर्ण है। गेयता यानी संगीत का गुण पदों की प्रमुखता विशेषता है। अब इसमें कौन से अलंकार का योजना है तो वो आपको ध्यान में रखना होगा। रूपक, राम रतन धन, प्रेम बेली, रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग। फिर अनुप्रास अलंकार है, यानी वानों की आवृत्ति से नाद सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। दृष्टांत क्या है? उदाहरणों के माध्यम से बात समझाई गई है। प्रमुख विशेषता क्या है इसकी? प्रतीक, निधान। नेक्स्ट, अब यहाँ देखो, यहाँ पर कविता के प्राप्त संदेश क्या है? इस पदों से हमें यह संदेश मिलता है कि ईश्वर की सच्ची भक्ति ही जीवन का अंतिम सत्य है। हमें सांसारिक मोह माया का त्याग करके सच्चे मन और पूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। इस कविता में पसंदीदा पंक्ति कौन सी होगी? पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, अर्थात मैंने ईश्वर भक्ति रूपी अनमोल रत्न प्राप्त किया है। नेक्स्ट देखिए, गिरधर नागर भाषा शैली एवं शिल्प सौंदर्य क्या हो गया इसमें? भाषा, मीराबाई ने राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। भाषा अत्यंत सरल, सहज और आम बोलचाल यानी लोक भाषा के निकट है। गुजराती और राजस्थानी शब्दों का सुंदर मिश्रण दिखाई देता है। रस एवं गुण, भक्ति रस। संपूर्ण कविता में श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति का रस प्रवाहित हुआ है। माधुर्य गुण, शब्दों में मिठास और कोमलता है और जो मन को मोह लेती है। श्रृंगार रस, विवेक श्रृंगार और दास्य भाव का अद्भुत संगम है। अब देखो शैली क्या है इस कविता में।
गेयता। इन पदों को संगीत के सुरों पर गाया जाता है। संगीतमकता, भाग्य प्रधान शैली में तार्किकता के कारण भावनाओं को प्रधानता है। पद शैली, यह रचनापद शैली में लिखी गई है जो भक्ति काल की विशेषता है। अब शब्दावली की ओर बढ़ते हैं। तत्सम तद्वत्व, सांस्कृतिक निष्ठा और देश दोनों प्रकार के शब्दों का प्रयोग है। संबोधन, गिरिधर, गोपाल, नागर जैसे सुंदर शब्द संबोधनों का प्रयोग। शब्द चयन भावानुकूल और प्रभावशाली है। नेक्स्ट आगे बढ़ते, गिरिधर नागर कविता में अलंकार छंद किस प्रकार का प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार, राम रतन धन, राम के नाम को ही अनमोल रत्न रूपी धन माना है। प्रेम बेली, प्रेम को एक बढ़ती हुई बेल यानी लता का रूप दिया गया है। आनंद फल, भक्ति से प्राप्त आनंद को फल के समान बताया गया है। शब्द अलंकार, अनुप्रास अलंकार, काढ़ी लियो कुल की कहानी में क वर्ण की आवृत्ति से चमत्कार। पुनरुक्ति प्रकाश, बैठी यानी सींची में शब्दों की आवृत्ति से भाव की गहनता आई है। नेक्स्ट निष्कर्ष, संत मीराबाई के पदों का मुख्य निष्कर्ष यह है कि भक्ति केवल पूजा नहीं बल्कि समर्पण है। उन्होंने सांसारिक सुखों को त्याग कर कृष्ण प्रेम को ही जीवन का परम सत्य माना है। आकलन टिप्स आपको याद रखनी है। सटीक उदाहरण, उत्तर में पायोजी मैं तो जैसी पंक्तियों का सही प्रयोग करें। मूल्यों को जुड़ा, देखो संदेश लिखते समय त्याग, प्रेम और समर्पण जैसे जीवन मूल्यों को जोड़े। भाषा शैली, उत्तर की भाषा सरल, प्रभावपूर्ण और संक्षिप्त रखे, अनावश्यक विस्तार से बचे। भाव पक्ष क्या होगा, मीराबाई की माधुर्य भाव की भक्ति का उल्लेख अवश्य करें। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगली कविता की ओर, भारत महिमा, जिसके कवि है जयशंकर प्रसाद। कवि छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ। इनकी रचनाओं में भारत की गौरवशाली अतीत और संस्कृति के प्रति गहरा प्रेम और श्रद्धा दिखाई देती है। श्री जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं कामयानी, आंसू, लहर, चंद्रगुप्त। इस कविता के प्रमुख मुद्दे हैं विषय राष्ट्र गौरव, मूल्य संस्कृति और दानवीरता, संदेश शांति और वीरता। इसकी विस्तृत जानकारी नीचे पीडीएफ में दी गई है, आप जाकर वहां पर जांच करें। नेक्स्ट भारत महिमा, काव्य सौंदर्य एवं विशेषताएं। गौरवशाली अतीत, दानवीरता और त्याग, शौर्य और शांति, प्राकृतिक सुषमा। नेक्स्ट भारत महिमा कविता का प्राप्त संदेश, भारत की विशेषताएं। आकलन में क्या आ सकते हैं, देखो ज्ञान का प्रकाश, शांति, दानवीरता, महान संस्कृति। नेक्स्ट भाषा शैली एवं काव्य सौंदर्य की ओर बढ़ते हैं। भाषा सौंदर्य, शैलीगत विशेषताएं, रस योजना, काव्य गुण। नेक्स्ट अलंकार, छंद एवं रस योजना की ओर बढ़ते हैं। प्रमुख अलंकार, छंद एवं अलंकार। नेक्स्ट भारत महिमा कविता के प्रश्न के उत्तर का लेखन और निष्कर्ष, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। इस कविता के उत्तर में निष्कर्ष लिखते समय राष्ट्रीय मूल्य पर जोर दे। बताए कि भारत केवल भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि त्याग, सेवा और शांति जैसे मानवीय मूल्यों का प्रतीक है। प्रभावी उत्तर लिखने के लिए टिप्स। उत्तर में वसुधैव कुटुंबकम की भावना को स्पष्ट करें। उदाहरण दे, बुद्ध का शांति संदेश, अशोक का त्याग। संक्षिप्त उदाहरण, जियो और जीने दो का संदर्भ दे। नेक्स्ट पढ़ते हैं छापा कविता की ओर। इसके कवि है ओम प्रकाश आदित्य, प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कवि। इनकी रचनाओं में समाज के विसंगतियों और भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग्य होता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं इधर भी गध है उधर भी गध है, मॉडर्न शादी। विषय हास्य व्यंग्य। कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और काला धन जैसे कि ब्लैक मनी की समस्या को उजागर किया है। भाव पर, चोरी पर कटाक्ष। कविता में एक आम आदमी की विवशता और आर्थिक तंगी का चित्रण है, जिसके घर पर छापा पड़ता है लेकिन कुछ नहीं मिलता। संदेश, ईमानदारी का जीवन। हमें हमेशा ईमानदारी का जीवन जीना चाहिए और भ्रष्टाचार व कर चोरी से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट अब देखिए छापा कविता में व्यंग्य,
हास्य और सामाजिक चित्रण किस प्रकार हमें इसे स्पष्ट करना चाहिए, देखते इस तरफ। लोक हास्य शैली, यह एक बढ़ते हैं पद्य विश्लेषण की ओर छापा कविता, व्यंग, हास्य और सामाजिक चित्रण। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है लोक हास्य की शैली, कर व्यवस्था की विडंबना, प्रशासन बनाम आमजन, ईमानदारी का महत्व। नेक्स्ट, छापा हास्य व्यंग कविता से प्राप्त संदेश। यह एक हास्य व्यंग कविता है। इससे हमें संदेश मिलता है कि हमें हमेशा ईमानदारी का जीवन जीना चाहिए और भ्रष्टाचार व कर चोरी से दूर रहना चाहिए। साथ ही सरकार को भी आम आदमी की आर्थिक स्थिति समझनी चाहिए। यादगार पंक्तियां, वे गरज कर बोले सोना कहाँ है, मैंने जवाब दिया मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। नेक्स्ट, छापा भाषा शैली एवं भाषिक विशेषताएं, भाषा शैली, स्वर एवं लहजा। नेक्स्ट, छापा अलंकार, रस एवं छंद योजना, रस योजना, अलंकार योजना। नेक्स्ट, छापा हास्य व्यंग्य की नोक, कविता में कवि ने शब्दों के दोहरे अर्थ श्लेष का प्रयोग कर व्यवस्था पर तीखा प्रहार किया है। उत्तर लिखते समय व्यंग और विडंबना जैसे शब्द का प्रयोग करें और बताइए कि कैसे कवि ने अर्थ, सोना, चांदी के माध्यम से समाज की खोखली मानसिकता को उजागर किया है। संदेश व नागरिक कर्तव्य, कविता के संदेश को नागरिक कर्तव्य से जोड़ना एक प्रभावी निष्कर्ष होगा। लिखिए कि ईमानदारी ही सर्वश्रेष्ठ नीति है। कर की चोरी करना न केवल कानूनी अपराध है बल्कि राष्ट्र विकास में बाधा भी है। एक जिम्मेदार नागरिक बने। नेक्स्ट, बढ़ते हैं अब गजल की ओर। कवि है मानिक वर्मा, प्रसिद्ध हास्य व्यंग कवि और गजलकार। इनकी गजलें जीवन के यथार्थ और मानवीय संवेदनाओं को खूबसूरत से उकेरती है। इनकी प्रमुख रचनाएं गजल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता, आदमी और बिजली का खंबा। विषय कर्म बनाम आडंबर, कवि ने बाहरी दिखावे की अपेक्षा आंतरिक गुणों और सत्कर्मों को महत्व दिया है। हमें प्रसिद्धि की चाह के बिना निरंतर कार्य करना चाहिए। भाव, सादगी का सौंदर्य, जिस प्रकार नींव का पत्थर दिखाई न देकर भी पूरी इमारत को थामे रहता है, वैसे ही मौन कर्मयोगी समाज का आधार होते हैं। संदेश, परोपकार, स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देने यानी मोमबत्ती का धागा और दूसरों के दुख दर्द को समझने की प्रेरणा दी गई है। नेक्स्ट, गजल, कर्म बनाम दिखावा, कर्म की प्रतिष्ठा, नींव का पत्थर, त्याग और संवेदना, निरंतरता और प्रेरणा। नेक्स्ट, गजल मानिक वर्मा, कविता से प्राप्त संदेश, हमें बाहरी दिखावे के बजाय अपने कर्मों को महत्व देना चाहिए। जैसे नींव का पत्थर दिखाई नहीं देता पर इमारत को खड़ा रखता है, वैसे ही हमें भी समाज में बिना किसी दिखावे के चुपचाप अच्छे और ठोस काम करने चाहिए। कर्म की प्रतिष्ठा ही सच्ची पहचान है। पसंदीदा पंक्ति, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जल कर मोम के भीतर दिखो। नेक्स्ट, गजल मानिक वर्मा, भाषा शैली एवं शिल्प सौंदर्य, भाषा शैली, लय और बिंब, संरचना। नेक्स्ट, गजल अलंकार एवं छंद सौंदर्य, छंद और विधा, अलंकार योजना, काफिया और रदीफ, बिंब और प्रतीक। नेक्स्ट, गजल मानिक वर्मा, जीवन मूल्य से जुड़ाव, कर्म बनाम दिखावा के अंतर को स्पष्ट करें। उत्तर में यह समझाए कि समाज केवल शिखर सफलता को देखता है, लेकिन हमें नींव की ईंट बनकर समाज को मजबूती देने का कार्य करना चाहिए, चाहे वो दिखाई न दे। लेखन टिप विशेष, उत्तर में प्रतीकों यानी सिंबल्स का सही अर्थ समझाए और उदाहरण का सटीक प्रयोग करें। उदाहरण यानी जुगनू, अंधकार में आशा या मोम, त्याग का संदर्भ देकर उत्तर को प्रभावशाली बनाए। नेक्स्ट, बरसिंह जलद, गोस्वामी तुलसीदास कवि हैं। भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि। रामचरितमानस
महाकाव्य के रचयिता। इनकी रचनाओं में भक्ति, ज्ञान और कर्म का अधिक समन्वय है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली। विषय वर्षा सौंदर्य नीति। कवि ने वर्षा ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए उसके माध्यम से जीवन के नीतिगत और आध्यात्मिक संदेश दिए हैं। भाव, सत्संगीत का प्रभाव। जिस प्रकार वर्षा से धरती हरी भरी हो जाती है, उसी प्रकार संतों के संग से मनुष्य का जीवन सुधर जाता है और ज्ञान प्राप्त होता है। प्रतीक, प्रकृति बिंब। वर्षा की बूंदे, बिजली की चमक, बादलों की गरज और हरी धरती को विभिन्न मानवीय गुणों को और अवगुणों के प्रतीकों के रूप में दर्शाया गया है। नेक्स्ट, बर्फित जलद प्रकृति चित्र में विशेषता है। प्रकृति का भव्य रूप, रूपा का उपमा, आध्यात्मिक संकेत, जीवन मूल्य। नेक्स्ट, बरसित जलद गोस्वामी तुलसीदास, कविता से प्राप्त संदेश। प्रकृति के माध्यम से कवि संदेश देते हैं कि जिस प्रकार बारिश होने पर धरती हरी भरी हो जाती है, उसी प्रकार संतों के संग से मनुष्य का जीवन सुधर जाता है। हमें अलंकार का त्याग करके परोपकार करना चाहिए। पसंदीदा पंक्तियां यानी चौपाई। चूद्रा नदी भरी चली तोराई, जस थोरहु धन खल बोराई, भूमि परत था ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। नेक्स्ट, बरसित जलद काव्य सौंदर्य और भाषा विशेषताएं। भाषा, शैली, छंद विधान, रस और गुण। नेक्स्ट, बरसित जलद अलंकार एवं छंद विवेचन, छंद योजना, अलंकार सौंदर्य, रस और भाषा, प्रतीकात्मकता। नेक्स्ट, बरसित जलद निष्कर्ष। तुलसीदास जी ने वर्षा ऋतु के माध्यम से जीवन के नैतिक मूल्यों को समझाया है। वे बताते हैं कि जैसे वर्षा से धरती तृप्त होती है, वैसे ज्ञान और भक्ति से आत्मा तृप्त होती है। अहंकार का त्याग और परोपकार ही जीवन का सार है। एग्जाम टिप्स यानी परीक्षा में आने वाली महत्वपूर्ण टिप्स आपको याद रखनी है। उत्तर में तुलना शब्द का प्रयोग करें, जैसे जिस प्रकार उसी प्रकार। प्रकृति के बिंबों को जीवन के संदेश से जोड़ना न भूले। तत्सम शब्द जैसे अगम, उधम, निबिड़ का प्रयोग उत्तर को प्रभावी बनाता है। नेक्स्ट, इन डिटेल सेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो परीक्षा में जाने से पहले ये पढ़कर जाए। और इस सेशन की नोट्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वो जाकर आप चेक करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे खैरे सर के एजुशॉप को